एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत आज हम टॉपिक लेने जा रहे हैं हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अगर थोड़ा सा हम एटॉमिक स्ट्रक्चर के हिस्ट्री में जाएं तो इसके पहले आपने बोर्स एटॉमिक मॉडल पढ़ा था और आपने पढ़ा था कि एटम के सेंटर में सेंट्रली प्लेस्ड न्यूक्लियस होता है जिसके चारों ओर कुछ डेफिनेट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इस मॉडल में, बोर्स एटॉमिक मॉडल में, इलेक्ट्रॉन का पोजीशन ऑलमोस्ट फिक्स कर दिया गया था। यहाँ बताया गया कि न्यूक्लियस के चारों ओर कुछ निश्चित ऑर्बिट हैं, कुछ निश्चित एनर्जी लेवल्स की ऑर्बिट हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। लेकिन इस पर सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन आया हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के द्वारा। हाइजेनबर्ग ने बताया कि न्यूक्लियस के चारों ओर घूमने वाले इलेक्ट्रॉन का पोजीशन सही नहीं बताया जा सकता। इसी को हम हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के नाम से पढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। देखते हैं स्लाइड में क्या लिखा है। Heisenberg's uncertainty principle. According to this principle, the simultaneous and exact determination of both position and momentum of an electron revolving around the nucleus is impossible. तो हाइजेनबर्ग ने बताया कि किसी न्यूक्लियस के चारों ओर घूमने वाले इलेक्ट्रॉन का पोजीशन यानी स्थिति और मोमेंटम, इन दोनों का साथ और सही डिटर्मिनेशन, साथ और सही निर्धारण संभव नहीं है। क्या बताया गया? साइमल्टेनियस एंड एग्जैक्ट डिटर्मिनेशन ऑफ बोथ पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इज इम्पॉसिबल। क्लियर? यहाँ पर ऑन एक्सपेरिमेंटल बेसिस हाइजेनबर्ग ने बताया कि किसी न्यूक्लियस के चारों ओर घूमने वाले इलेक्ट्रॉन के पोजीशन में अनसर्टेनिटी होती है, उसके मोमेंटम में अनसर्टेनिटी होती है, और दोनों पोजीशन और मोमेंटम के अनसर्टेनिटी का प्रोडक्ट यानी गुणनफल या तो h/4π के इक्वल या उससे ज़्यादा होता है। इट मीन्स द प्रोडक्ट ऑफ द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड मोमेंटम is either equals to or more than h/4π. It can never be less than h/4π. h/4π से ये कभी कम नहीं हो सकती। देखते हैं क्या लिखा है स्लाइड में। मैथमेटिकली as per this principle, the product of uncertainty in position represented by delta x and that in momentum represented by delta p of an electron revolving around the nucleus is either equal to or greater than h/4π. तो हाइजेनबर्ग ने बताया कि न्यूक्लियस के चारों ओर घूमने वाले इलेक्ट्रॉन के पोजीशन में अनसर्टेनिटी यानी डेल्टा एक्स और मोमेंटम में अनसर्टेनिटी यानी डेल्टा पी, इन दोनों का प्रोडक्ट, दोनों का गुणनफल मिनिमम h/4π हो सकता है या उससे ज़्यादा हो सकता है। देखते हैं क्या है इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। thus डेल्टा x इंटू डेल्टा p इज आइदर इक्वल्स टू और ग्रेटर देन, किसका साइन है ये? दैट इज इक्वल्स टू और ग्रेटर देन h/4π, और डेल्टा x दैट इज uncertainty in position into m delta v. What is delta p? That is uncertainty in momentum. Momentum क्या होता है? mass into velocity. यहाँ पर mass constant है तो naturally change in momentum, that is uncertainty in momentum, m delta v से denote होगा, is either equals to or greater than h/4π, where m equals to mass of electron and v equals to velocity of electron. This is mathematical form of Heisenberg's uncertainty principle. यही Heisenberg's uncertainty principle का मैथमेटिकल फॉर्म है। क्या मिला? डेल्टा x इंटू डेल्टा p इज आइदर इक्वल्स टू और ग्रेटर देन h/4π, और डेल्टा x इंटू
m into delta v will be either equals to or greater than h upon 4 pi. Clear है? From this expression, it is clear that if uncertainty in position, that is delta x, is decreased, that is position of electron is determined accurately, then uncertainty in momentum, that is delta p, gets increased and vice versa. तो ये एक्सप्रेशन बोलता है कि अगर हम न्यूक्लियस के चारों ओर घूमने वाले इलेक्ट्रॉन का पोजीशन सही सही डिटरमिन करें, यानी उसके पोजीशन में अनसर्टेनिटी को घटाएं, पोजीशन में, स्थिति में अनिश्चितता को घटाएं, तो उसके मोमेंटम में अनसर्टेनिटी बढ़ जाती है। और अगर हम मोमेंटम को सही सही डिटरमिन करें, मोमेंटम में अनसर्टेनिटी को घटाएं, तो पोजीशन में अनसर्टेनिटी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। लेकिन यहाँ पर अनसर्टेनिटी इन पोजीशन और अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम का वैल्यू या तो इक्वल्स टू h अपन 4 पाई होगा और ग्रेटर देन h अपन 4 पाई होगा, h अपन 4 पाई से कभी कम नहीं होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉज ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, प्रश्न खड़ा हुआ कि इस अनसर्टेनिटी का कारण क्या है? क्या यह किसी एक्सपेरिमेंटल एरर के कारण है? प्रायोगिक रूप से हम कोई त्रुटि कर रहे हैं? तो आंसर इज नो, ये कोई एक्सपेरिमेंटल एरर के कारण नहीं होता है। एक्चुअल में इसका कारण कुछ टेक्निकल है, हमारे लिमिटेशंस हैं। हमारा लिमिटेशन ये है कि हम किसी भी माइन्यूट पार्टिकल को, किसी भी सब एटॉमिक पार्टिकल को, माइन्यूट पार्टिकल को बिना डिस्टर्ब किए देख नहीं सकते। अगर हमें उसे देखना है तो हमें उसे डिस्टर्ब करना पड़ेगा, वो डिस्टर्ब होगा तभी हम उसको देख पाएंगे। कैसे देखते हैं, पहले स्लाइड में क्या लिखा है, देन आगे एक्सप्लेन करेंगे। हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज नॉट ड्यू टू द एक्सपेरिमेंटल एरर, but it is due to the fact that we cannot see electron without disturbing it. इलेक्ट्रॉन को बिना डिस्टर्ब किए हम उसे देख नहीं सकते। याद रहे, किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर हमको पोजीशन सही सही बताना है तो मिनिमम क्राइटेरिया क्या है? मिनिमम क्राइटेरिया ये है कि आप उसे देखें, बिना देखे आप किसी मोबाइल पार्टिकल का, किसी मूवेबल पार्टिकल का पोजीशन सही सही नहीं बता सकते। जैसे आपके पीछे मान लीजिए कोई मोबाइल पार्टिकल है, कोई चलता फिरता ऑब्जेक्ट है, क्या आप बिना देखे उसका पोजीशन, उसकी स्थिति सही सही बता सकते हैं? आप बता सकते हैं कि वह एग्जैक्ट उसी पोजीशन पर है? आंसर इज नो। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन सही सही बताने के लिए मिनिमम क्राइटेरिया है आप उसे देखें। और देखने की मिनिमम क्राइटेरिया क्या है? तो देखने की मिनिमम क्राइटेरिया ये है कि उस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्टेड लाइट आपके आंख तक पहुंचे, तभी आप उसे देख पाएंगे। भाई, आप अंधकार में किसी ऑब्जेक्ट को क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि अंधकार में उस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्टेड लाइट आपके आंख तक नहीं पहुंचती। तो सेम वही चीज है, इलेक्ट्रॉन का आप अगर सही सही पोजीशन बताना चाहते हैं तो जरूरी है आप इलेक्ट्रॉन को देखें, और देखने के लिए जरूरी है इलेक्ट्रॉन से रिफ्लेक्टेड लाइट आपके आंख तक पहुंचे। क्लियर है? तो अब इलेक्ट्रॉन को देखने के लिए जरूरी है कि इलेक्ट्रॉन से रिफ्लेक्टेड लाइट आपके आंख तक पहुंचे। इसके लिए जरूरी होगा कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर आप कम वेवलेंथ यानी ज्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट डालें। अगर आप इलेक्ट्रॉन के ऊपर ज्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट डालेंगे, कम वेवलेंथ की लाइट डालेंगे, तो उसकी लाइट की एनर्जी ज्यादा होगी। जैसे ही इलेक्ट्रॉन पर पड़ेगी, इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से डिस्टर्ब हो जाएगा, उसका पोजीशन चेंज हो जाएगा, उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, उसका वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। नेचुरली इलेक्ट्रॉन का पोजीशन सही सही बताने के लिए जब आप उसके ऊपर कम वेवलेंथ यानी ज़्यादा एनर्जी की लाइट डालते हैं तो उस समय इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम में अनसर्टेनिटी बढ़ जाती है। और अगर आप इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम में अनसर्टेनिटी को घटाना चाहें, आप चाहें कि इलेक्ट्रॉन कम से कम डिस्टर्ब हो, इसके लिए आप उस पर ज़्यादा वेवलेंथ की लाइट डालेंगे।
और ज़्यादा वेवलेंथ की लाइट डालेंगे तो इलेक्ट्रॉन से वो लाइट रिफ्लेक्ट होकर आपके आंख तक नहीं पहुंचेगी, आप इलेक्ट्रॉन को देख नहीं पाएंगे, और देख नहीं पाएंगे तो उसका पोजीशन आप सही सही नहीं बता पाएंगे, यानी पोजीशन में अनसर्टेनिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। चलिए देखते हैं स्लाइड में क्या लिखा है। An electron is visible only when the radiation reflected from electron enters in our eyes. When radiation of short wavelength, that is high frequency and energy, falls on electron, its velocity and direction gets changed. Thus, uncertainty in velocity or momentum gets increased. तो मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन को देखने के लिए यदि आप उसके ऊपर कम वेवलेंथ यानी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी और ज़्यादा एनर्जी की लाइट डालेंगे तो इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम में अनसर्टेनिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का पोजीशन चेंज हो जाएगा, उसके मूवमेंट का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, साथ साथ उसकी वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी, क्योंकि लाइट जो रेडिएशन आप डाल रहे हैं उसके पास एनर्जी ज़्यादा है। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या लिखा है। ये देखिए इस स्लाइड में आपको न्यूक्लियस शो किया गया है, एक इलेक्ट्रॉन शो किया गया है। इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर जब आप कम वेवलेंथ की लाइट डालते हैं तो उस केस में इलेक्ट्रॉन डिस्टर्ब हो जाता है, उसके मूवमेंट का डायरेक्शन, उसकी वेलोसिटी दोनों चेंज हो जाती है, जिसके कारण उसके मोमेंटम में अनसर्टेनिटी बढ़ जाती है। याद रहे, अगर आप इलेक्ट्रॉन का पोजीशन सही सही बताना चाहते हैं तो नेचुरली उस पर शॉर्ट वेवलेंथ की लाइट डालेंगे, शॉर्ट वेवलेंथ की लाइट डालेंगे तो उस केस में इसके मोमेंटम में अनसर्टेनिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। चलिए, on the other hand, when radiation of long wavelengths, that is low frequency and low energy, falls on an electron, they are not reflected by electrons. Hence, they could not be visible. Thus, uncertainty in position of electron gets increased. ये देखिए, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जब हम ज़्यादा वेवलेंथ की लाइट डालते हैं तो ये ज़्यादा वेवलेंथ की लाइट इलेक्ट्रॉन से रिफ्लेक्ट नहीं होती, इलेक्ट्रॉन से रिफ्लेक्ट होकर आपके आंख तक नहीं पहुंचती, तो नेचुरली आप इलेक्ट्रॉन को देख नहीं पाएंगे। इलेक्ट्रॉन को देख नहीं पाएंगे तो आप उसका पोजीशन सही सही नहीं बता पाएंगे। तो आपने देखा कि जब इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम में अनसर्टेनिटी को घटाने के लिए उसके ऊपर हम ज़्यादा वेवलेंथ की लाइट डालते हैं तो उसके पोजीशन में अनसर्टेनिटी बढ़ जाती है, उसका पोजीशन हम सही सही नहीं बता पाते। तो किसी भी ढंग से जब आप पोजीशन में अनसर्टेनिटी को घटाने की कोशिश करते हो तो मोमेंटम में अनसर्टेनिटी बढ़ जाती है, मोमेंटम में अनसर्टेनिटी घटाने की कोशिश करते हो तो पोजीशन में अनसर्टेनिटी बढ़ जाती है। लेकिन इन दोनों अनसर्टेनिटीज का जो प्रोडक्ट होता है, गुणनफल होता है, वह किसी भी हालत में h/4π से कम नहीं होता। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ कंपटीशन कॉर्नर की बात करते हैं। आपने देखा हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में बताया गया कि साइमल्टेनियस डिटर्मिनेशन ऑफ बोथ पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस इज इम्पॉसिबल, यानी न्यूक्लियस के चारों ओर घूमने वाले इलेक्ट्रॉन का साथ साथ और सही सही किसका, पोजीशन और मोमेंटम दोनों का निर्धारण असंभव है। अगर एक को आप सही सही डिटरमिन करोगे तो दूसरे में गलतियां आपकी बढ़ जाएगी, अनसर्टेनिटी बढ़ जाएगी, त्रुटियां बढ़ जाएंगी, अनिश्चितता बढ़ जाएगी, और दूसरे को सही सही डिटरमिन करने की कोशिश करोगे तो पहले में अनसर्टेनिटी बढ़ जाएगी। चलिए कुछ कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस देखते हैं। यहाँ पर कुछ कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं उनको हमने हाईलाइट किया है। देखते हैं क्या क्या है। फॉर मिनिमम अनसर्टेनिटीज इन पोजीशन एंड वेलोसिटी, अगर पोजीशन और वेलोसिटी के अनसर्टेनिटीज मिनिमम हो उस केस में क्या मिलेगा अपने को, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी विल बी इक्वल्स टू h/4π। याद रहे ये मार्जिनल वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड मोमेंटम के प्रोडक्ट का, यानी अगर पोजीशन और मोमेंटम दोनों में अनसर्टेनिटीज अगर मिनिमम हो तो उनका प्रोडक्ट क्या मिलेगा, h/4π मिलेगा, अदरवाइज इससे ज्यादा मिलेगा। क्लियर है। और डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी विल बी इक्वल्स टू h/4π।
Thus डेल्टा एक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी। आप देख सकते हैं ये कांस्टेंट वैल्यू है, तो नेचुरली डेल्टा एक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डेल्टा पी के। क्लियर है? तो आपने देखा कि अगर डेल्टा एक्स बढ़ाओगे तो डेल्टा पी घट जाएगा, और डेल्टा पी बढ़ाओगे तो डेल्टा एक्स घट जाएगा, ऐसा कुछ होगा। हियर इफ डेल्टा एक्स इक्वल्स टू जीरो, इस फार्मूले में देखिए अगर हम डेल्टा एक्स को क्या ले लें, जीरो ले लें, देन डेल्टा पी विल बिकम इन्फिनिटी। कैसा हो जाएगा? डेल्टा पी इनफाइनाइट हो जाएगा। यानी एक को अगर हम बिल्कुल सही सही एग्जैक्ट डिटरमिन कर लें तो दूसरा पूरी तरह अनसर्टेन हो जाएगा। क्लियर है? क्या देखा आपने? इफ डेल्टा एक्स इक्वल्स टू जीरो देन डेल्टा पी विल बी इक्वल्स टू इनफाइनाइट एंड वाइस वर्सा। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, अगर किसी इलेक्ट्रॉन का डेल्टा एक्स जीरो हो तो डेल्टा पी कितना होगा, या डेल्टा पी जीरो है तो डेल्टा एक्स कितना होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर सॉल्यूशंस ऑफ मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स द एक्सप्रेशन ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज रिटन एज अंडर। तो अगर हमको मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो हम यूज करते हैं इन प्रैक्टिस किस फॉर्म में यूज करते हैं? डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इक्वल्स टू एच अपन 4 पाई लेते हैं, और डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी विल बी इक्वल्स टू एच अपन 4 पाई। चलिए, Heisenberg's uncertainty principle is significant only for lighter moving particles like electron, proton, neutron, atoms, ions, molecules, etc. तो जो Heisenberg's uncertainty principle है ये सब एटॉमिक पार्टिकल और माइन्यूट एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर पार्टिकल पर तो एप्लीकेबल है, लेकिन डेली लाइफ में हम जिन ऑब्जेक्ट के संपर्क में आते हैं उनका साइज भारी भरकम होता है, बड़ा होता है, उनके ऊपर जब रेडिएशन पड़ती है, लाइट पड़ती है, वो रिफ्लेक्ट नहीं होते, उनके पोजीशन में कोई चेंजेस नहीं आते। तो जो बड़े ऑब्जेक्ट्स हैं उन पर ये प्रिंसिपल एप्लीकेबल नहीं है। ये कहां पर एप्लीकेबल है? ओनली फॉर माइक्रो ऑब्जेक्ट्स, जो छोटे ऑब्जेक्ट्स हैं, माइन्यूट ऑब्जेक्ट्स हैं, वहां पर ये प्रिंसिपल एप्लीकेबल है। भारी भरकम ऑब्जेक्ट के केस में ये इनसिग्निफिकेंट हो जाता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। For heavier particles, the product of uncertainty in position, that is delta x, and velocity delta v और मोमेंटम डेल्टा पी इज नेग्लिजिबल। तो जो हैवियर पार्टिकल हैं वहां पर आप देखेंगे कि डेल्टा एक्स और डेल्टा पी का जो प्रोडक्ट है वो नेग्लिजिबल हो जाता है। इसलिए हैवियर पार्टिकल के केस में आप देखेंगे कि ये प्रिंसिपल एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा, इनसिग्निफिकेंट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे। फॉर एन इलेक्ट्रॉन प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड वेलोसिटी इज क्वाइट लार्ज। अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वह बहुत लार्ज होता है, जिसको यहाँ पर हमने कैलकुलेट किया है। क्या कैलकुलेट किया है भाई? डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज आइदर इक्वल्स टू और ग्रेटर देन एच अपान m इंटू 4 पाई। याद रहे यहाँ पर m डेल्टा v जो लिए थे उसको हमने ट्रांसफर कर लिया है, क्योंकि प्रोडक्ट हम यहाँ किसका निकालने जा रहे हैं? डेल्टा x एंड डेल्टा v का। m इज कांस्टेंट इन दिस केस। क्लियर है? तो डेल्टा x इंटू डेल्टा v फॉर इलेक्ट्रॉन इज आइदर इक्वल्स टू और ग्रेटर देन h अपान m इंटू 4 पाई, दैट इज आइदर इक्वल्स टू और ग्रेटर देन, h का वैल्यू हमने पुट किया 6.626 इंटू 10⁻⁻27 अर्ग सेकेंड अपान मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम इंटू 4 इंटू पाई 3.14। अगर हम इसको सॉल्व करें तो इसका वैल्यू आता है अप्रॉक्सीमेटली 0.57 अर्ग सेकेंड पर ग्राम। क्या यूनिट है? अर्ग सेकेंड पर ग्राम, और इट विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 5.7 इंटू 10⁻⁻5 जूल सेकेंड पर केजी। कब मिलेगा ये वैल्यू? अगर यहाँ पर हम ये जो h का वैल्यू था वह जूल सेकेंड में रख दें, दैट इज 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड रखें,
और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हम केजी में रखें 9.1 इंटू 10⁻³ केजी रखें, उस केस में डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी का वैल्यू आ जाएगा 5.7 इंटू 10⁻⁵ जूल सेकेंड पर केजी। तो ये भी आपसे पूछा जाता है कि किसी इलेक्ट्रॉन के लिए अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी का प्रोडक्ट मिनिमम कितना होता है। तो आंसर इज दिस 0.57 अर्ग सेकेंड पर ग्राम और 5.7 इंटू 10⁻⁵ जूल सेकेंड पर केजी। चलिए यहां पर अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का एक और जनरलाइजेशन निकाला गया है, देखिए क्या है। सिंस मोमेंटम इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी होता है, दैट्स इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटू टाइम। याद रहे हमने टाइम से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया है, तो मास इंटू वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटू टाइम कर दिया। नाउ वेलोसिटी अपॉन टाइम दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, तो क्या हो गया, दैट्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू टाइम। अब मास इंटू एक्सेलरेशन एम ए दैट इज कॉल्ड फोर्स, एफ इक्वल्स टू एम ए आप पढ़ चुके हैं, दैट्स इक्वल्स टू फोर्स इंटू टाइम। देयरफॉर मोमेंटम इंटू डिस्टेंस, ध्यान दीजिए मोमेंटम को अब हमने डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दिया, मोमेंटम इंटू डिस्टेंस इक्वल हो जाएगा फोर्स इंटू टाइम इंटू डिस्टेंस। क्या मिल गया, फोर्स इंटू टाइम इंटू डिस्टेंस। अब फोर्स इंटू डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, एनर्जी, दैट्स इक्वल्स टू क्या मिल गया, एनर्जी इंटू टाइम। देयरफॉर क्या मिला अपने को, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इक्वल्स टू डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी। ध्यान दीजिए डेल्टा एक्स दैट इज अनसर्टेनिटी इन डिस्टेंस, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, ये मिल जाएगा डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी। तो एक नया फॉर्म अपने को मिल गया, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इक्वल्स टू मिल गया डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी। दस फ्रॉम हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, याद होगा यहाँ पर डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी लेते थे, उसकी जगह हम लिख सकते हैं डेल्टा ई दैट इज अनसर्टेनिटी इन एनर्जी इंटू डेल्टा टी दैट इज अनसर्टेनिटी इन टाइम। इन दोनों का प्रोडक्ट आइदर इक्वल टू होगा और ग्रेटर देन होगा h अपॉन m इंटू 4 पाई। क्लियर है, क्या मिला अपने को, डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी इक्वल होगा और ग्रेटर देन h अपॉन 4 पाई, नॉट m, m नहीं होगा यहाँ पर, h अपॉन 4 पाई के इक्वल होगा। क्लियर है, तो ये एक कोरिलेशन अपने को मिल गया, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बेसिस पर एक जनरलाइजेशन मिल गया कि न्यूक्लियस के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसके एनर्जी में अनसर्टेनिटी और उसके टाइम में अनसर्टेनिटी का जो प्रोडक्ट होगा दैट विल बी आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Theoretically, an electron cannot exist in the nucleus. In fact, the diameter of nucleus is of the order of 10⁻⁻15 meter. For an electron to exist inside the nucleus, its uncertainty in position, that is delta x, should be 10⁻⁻15 meter or lesser. तो आपको बताया गया कि थ्योरेटिकली कोई भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में नहीं पाया जाएगा। क्यों भाई, क्योंकि न्यूक्लियस की जो साइज होती है, न्यूक्लियस का जो रेडियस होता है वो 10⁻, या आप डायमीटर ले लीजिए 10⁻⁻15 मीटर के आर्डर का होता है। अगर इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस में एग्जिस्ट करना है तो उसके पोजीशन में अनसर्टेनिटी 10⁻⁻15 मीटर या उससे कम होना चाहिए। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रॉन के पोजीशन में अनसर्टेनिटी को डिटरमिन करें तो ये 10⁻⁻15 से बहुत ज़्यादा आता है। देखिए कैसे यहाँ डिटरमिन किया गया है, फ्रॉम हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू h अपॉन m इंटू 4 पाई। देयरफॉर डेल्टा v, ध्यान दीजिए यहाँ पर हम क्या डिटरमिन कर रहे हैं, डेल्टा v डिटरमिन कर रहे हैं, दैट इज uncertainty in velocity, that will be either equal to or greater than h upon delta x, चेंज कर लिया हमने साइड, डेल्टा x इंटू m इंटू 4 पाई। चलिए आगे वैल्यू रखते हैं इनका,
और डेल्टा V विल बी इक्वल्स टू, सबसे पहले H का वैल्यू हमने रखा 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड अपॉन 10⁻⁻15 मीटर, दैट इज न्यूक्लियस का ये जो रेडियस है, डायमीटर का आर्डर है, उसको हमने रखा इंटू 9.1 इंटू 10⁻31 kg, दैट इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इंटू 4 पाई, दैट इज 4 इंटू 3.14। जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो इसका वैल्यू इक्वल टू और ग्रेटर देन 5.77 इंटू 10⁻10 मीटर पर सेकेंड मिलता है। याद रहे ये जो अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी आया, ये वेलोसिटी ऑफ लाइट से बहुत ज्यादा है, hence it will not be acceptable. Naturally electron cannot reside in the nucleus. इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में एग्जिस्ट नहीं कर सकता, रिसाइड नहीं कर सकता। देखिए क्या लिखा है, दिस वैल्यू ऑफ अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी इज मच हायर देन वेलोसिटी ऑफ लाइट, दैट इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, एंड देयरफॉर इट इज नॉट पॉसिबल, हेंस इलेक्ट्रॉन कैनॉट एग्जिस्ट इन द न्यूक्लियस। तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में एग्जिस्ट नहीं कर सकता, इसको हमने प्रूव किया। तो आज के लेक्चर में आपने देखा कि हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है। याद रहे हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और डी ब्रॉगली मास एनर्जी, सॉरी डी ब्रॉगली का जो आपने डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ा था, इन दोनों के बेसिस पर पूरी की पूरी जो क्लासिकल केमिस्ट्री थी, जो पूरा का पूरा बोर्स मॉडल था, उसको चेंज कर दिया गया और एक नई केमिस्ट्री, मॉडर्न केमिस्ट्री का वहाँ से जन्म होता है। तो ये जो है बिल्कुल जो हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था, इसने पूरी केमिस्ट्री को चेंज कर दिया। केमिस्ट्री को यहाँ से चेंज होना पड़ा। कैसे केमिस्ट्री चेंज हुई हम आगे बाद में बात करेंगे, जब हम बात ऑर्बिटल की करेंगे। लेकिन आज बस इतना ही। थैंक यू।